मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2010 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है अनस्टॉपेबल। आगे कहानी के राज खुल सकते हैं तो सावधानी से देखें। युवा कंडक्टर विल ओल्सन सदर्न पेंसिल्वेनिया के ब्रूस्टर यार्ड में नई नौकरी शुरू कर रहा है, लेकिन वहां जाने से पहले वह अपनी पूर्व पत्नी डासी को अपने बेटे को स्कूल भेजते हुए दूर से देखने के लिए अपने पुराने घर के पास रुकता है। वह करीब नहीं जा सकता क्योंकि 2 हफ्ते पहले की एक घटना के बाद से उस पर पाबंदी लगी हुई है, जब उसने अपनी पत्नी द्वारा बिना बताए किसी को मैसेज करने पर ईर्ष्या में हंगामा किया था, और यह सोचकर कि मैसेज उनके किसी जान पहचान वाले आदमी के हैं। उसने वहां जाकर उसे बंदूक से धमकाया था। पता चला कि वह आदमी एक पुलिस वाला था और असल में डासी सिर्फ अपनी बहन से बात कर रही थी। वह जाने से पहले उसे फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह देखती है कि फ़ोन उसका है तो वह उसे अनसुना कर देती है। जब वह यार्ड पहुंचता है तो वह उस आदमी से मिलता है जिसके साथ वह काम करेगा, अनुभवी रेलवे इंजीनियर फ्रैंक बार्न्स। फ्रैंक के दोस्त विल का मजाक उड़ाते हैं कि वह बहुत छोटा है, और बदले में विल उन्हें काफ़ी बूढ़ा कहकर उनका मजाक उड़ाता है। बाद में ट्रेनों के पास मिलने के लिए फ्रैंक के साथ सहमत होने के बाद दूसरा आदमी इस बात पर टिप्पणी करता है कि विल को यह नौकरी सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उसका परिवार यूनियन में काम करता है। इस बीच उत्तरी पेंसिल्वेनिया के फुलर यार्ड में यार्ड कर्मचारी ड्यूई और जिलिस ट्रैक खाली करने के लिए लीड लोकोमोटिव नंबर 777 को हटा रहे हैं, जिसे एक और ट्रेन के लिए तैयार रखना है जो स्कूली बच्चों के एक समूह को रेलवे सुरक्षा की सैर पर ले जाएगी। जिलिस बताता है कि ड्यूई पाइप जोड़ना भूल गया है, जिसका मतलब है कि उसके पास कोई एयर ब्रेक नहीं है, लेकिन ड्यूई कहता है कि उसे यार्ड के अंदर ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर ले जाने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है और वह इसे बाद में ठीक कर देगा, वरना उनका बॉस उन पर गुस्सा होगा। जैसे ही इंजन आगे बढ़ने लगता है, ड्यूई देखता है कि एक स्विच सही तरह से लगा नहीं है, इसलिए वह थ्रॉटल को खाली पर सेट करने के बाद कैब से नीचे उतर जाता है। ड्यूई स्विच को हिलाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसी समय थ्रॉटल अचानक फुल स्पीड पर चला जाता है, जिससे ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है और ड्यूई पीछे छूट जाता है। वह वापस उस पर नहीं चढ़ पाता। अब नंबर 777 आधिकारिक तौर पर बेकाबू हो गई है। फ्रैंक और विल का आज का काम 25 डिब्बे ले जाना है, और जब वे तैयारी कर रहे होते हैं तब विल को उसके भाई का फ़ोन आता है कि उसके वकील ने पाबंदी हटाने के लिए सुनवाई तय करवा ली है। भाई कहता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे वहां होने की ज़रूरत नहीं है, वह फिलहाल काम पर रह सकता है। कुछ पलों बाद जब विल इंजन को सही ट्रैक पर ले जा रहा होता है, फ्रैंक अपनी एक बेटी को फ़ोन करता है क्योंकि उसे याद आता है कि वह उसका जन्मदिन भूल गया था, लेकिन जब वह कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है तो वह फ़ोन काट देती है। तभी फ्रैंक को एहसास होता है कि विल ने इंजन को ट्रैक पर उल्टा लगा दिया है, इसलिए वह उसे ध्यान न देने के लिए डांटता है और कहता है कि कंपनी उसके जैसे कम अनुभवी लोगों को बुजुर्गों की नौकरी छीनने के लिए भेज रही है। हालांकि कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद वे अपने परिवारों की कहानियों के जरिए एक दूसरे के करीब आते हैं। विल उसे पाबंदी के बारे में बताता है और फ्रैंक अपनी पत्नी को कैंसर से खोने के बारे में बताता है। वापस फुलर यार्ड में यार्ड मास्टर कोनी हुपर ऑफिस पहुंच रही है और जो कुछ हुआ है उसकी जानकारी मिलने के बाद वह तुरंत समाधान खोजने के काम में लग जाती है। सबसे पहले वे उस कंडक्टर को फ़ोन करते हैं जो स्कूली बच्चों को ले जा रहा है और उसे पोर्टविले में एक सुरक्षित जगह मुड़ने के लिए कहते हैं, जो वह सफलतापूर्वक कर लेता है और रास्ते में खाली बेकाबू ट्रेन के पास से गुजरता है। इसके बाद वे मुख्य वेल्डन नीड ओल्डन को फ़ोन करते हैं और उसे अपने ट्रक में ट्रेन से आगे निकलने और उसे मुख्य ट्रैक से हटाने का आदेश देते हैं। हालांकि जब तक नेड स्विच तक पहुंचता है बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेन पहले ही गुजर चुकी होती है, जिसका मतलब है कि वह पूरी ताकत से दौड़ रही है। कोनी नेड, ड्यूई और जिलिस को अपनी कारों में ट्रेन का पीछा करने के लिए भेजती है, जबकि वह पुलिस को फ़ोन करती है ताकि वे हर मुख्य क्रॉसिंग पर अधिकारियों को तैनात कर सकें। ड्यूई और जिलिस ट्रेन के करीब पहुंच जाते हैं और जिलिस रेलिंग पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उसे तब हाथ छोड़ना पड़ता है जब उनके और ट्रेन के बीच एक साइन बोर्ड आ जाता है, जिससे वे उसे खो देते हैं। जब फ्रैंक और विल यार्ड पहुंचते हैं तो विल अपने भाई के एक और फ़ोन से विचलित हो जाता है, जो उसे बताता है कि जज को उसका वहां न होना पसंद नहीं आया और उन्होंने पाबंदी को 30 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। अब खराब मूड में विल गलती से बहुत ज़्यादा डिब्बे जोड़ देता है, जिससे उसे फ्रैंक से फिर से गुस्से भरी डांट पड़ती है। जब वे बहस कर रहे होते हैं तो उन्हें बेकाबू ट्रेन के बारे में चेतावनी देने वाला फ़ोन आता है और उनसे अगले मोड़ पर अपनी ट्रेन खाली करने को कहा जाता है, जो अभी भी 10 मील दूर है। ये हादसा अब खबरों में आने लगा है और अब कोनी को ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ऑस्कर गैल्विन का गुस्से भरा फ़ोन आता है। जब वह बेकाबू ट्रेन में लदे सामान के बारे में पूछता है तो वह मोल्टेन फेनॉल नामक किसी चीज़ का जिक्र करती है, लेकिन उसे ठीक से नहीं पता कि वह क्या है। जो इसके बारे में जानता है वह है फेडरल रेलरोड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर स्कॉट वाना, जो बच्चों को भाषण देने यार्ड गया था, लेकिन अब वह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। वाना समझाता है कि पिघला हुआ फिनोल बेहद जहरीला और ज्वलनशील है
जो असल में इस ट्रेन को एक इमारत जितनी बड़ी मिसाइल में बदल देता है। कोनी सुझाव देती है कि जब तक ट्रेन खेतों से गुजर रही है तभी उसे पटरी से उतार देना चाहिए, वरना वो जल्द ही रिहायशी इलाकों में पहुंच जाएगी और फिर बहुत देर हो जाएगी। हालांकि गैल्विन इस विचार को खारिज कर देता है, ये कहते हुए कि पूरी ट्रेन और उसके खास माल को खोना कंपनी के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, जबकि अभी भी उसे रोकने की गुंजाइश है। एक मुख्य क्रॉसिंग पर पुलिस एक ट्रक को करीब आने से पहले रोकने में नाकाम रहती है और वो घोड़ों को ले जा रहे एक दूसरे ट्रक से जा टकराता है, जिससे वो बेकाबू ट्रेन के नज़दीक पटरियों पर आ गिरता है। मालिक घोड़ों को ट्रक से बाहर निकालने के लिए दौड़ते हैं, जो काफ़ी मुश्किल साबित होता है क्योंकि जानवर डरे हुए हैं, लेकिन शुक्र है कि ट्रेन के आने और ट्रक के मलबे को कुचलने से ठीक पहले वे उन्हें सुरक्षित हटा लेते हैं। इसी बीच फ्रैंक मुख्य कार्यालय को समस्या की जानकारी देने के लिए फ़ोन करता है कि वे अगले साइडिंग पर नहीं रुक सकते क्योंकि वे अतिरिक्त डिब्बे खींच रहे हैं और ट्रेन वहां फिट नहीं होगी। विल को लगता है कि उन्हें ब्रेक लगा देना चाहिए, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इससे ट्रेन पलट सकती है। इसलिए वो मुख्य ट्रैक पर ही रहता है, जिसका मतलब है कि जल्द ही उनका सामना उस बेकाबू ट्रेन से होगा। AWVR के अध्यक्ष और अन्य निदेशकों के साथ बैठक के बाद गैल्विन कोनी को उस योजना के बारे में बताता है जिस पर वे अमल करेंगे। वे इंजीनियर जुड स्टुअर्ट की अगुवाई में 2 इंजन भेजेंगे ताकि ट्रेन की रफ्तार कम की जा सके और पूर्व अमेरिकी मरीन रयान स्कॉट हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे उतर सके। जुड अपने इंजनों को ट्रेन के आगे रखकर उसे धीमा करने में कामयाब रहता है, लेकिन जब रयान उस पर चढ़ने की कोशिश करता है तो बेकाबू ट्रेन अचानक झटका मारती है जिससे उसका सिर विंडशील्ड से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उनका अगला विचार जुड के जरिए उस बेकाबू ट्रेन को साइडिंग में ले जाने का है, लेकिन ट्रेन बहुत भारी है और उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि वो बिना किसी मेहनत के इंजनों को पटरी से नीचे धकेल देती है, जिससे उनमें विस्फोट हो जाता है और जुड की मौत हो जाती है। फ्रैंक और विल उस बेकाबू ट्रेन के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए फ्रैंक अपनी बेटियों को फ़ोन करके बताता है कि वो उनसे प्यार करता है, इससे पहले कि उन्हें टीवी से इस बारे में पता चले। पास ही मरम्मत के काम वाली एक साइडिंग है, इसलिए वे ट्रेन के पहुंचने से ठीक पहले उस ट्रैक पर जाने की कोशिश करेंगे। फ्रैंक अपनी ट्रेन को सही समय पर मोड़ने में कामयाब रहता है और मुख्य ट्रैक से उसी पल हट जाता है जब बेकाबू ट्रेन उनके पास से गुजरती है, लेकिन उनके पास अभी भी बहुत सारे डिब्बे हैं, इसलिए वो बेकाबू ट्रेन फ्रैंक के आखिरी डिब्बे को तबाह कर देती है। मुख्यालय में फ्रैंक का एक दोस्त उसे बताता है कि वे अगले शहर को खाली करा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे अब ट्रेन को पटरी से उतार देंगे जैसा कि उन्हें पहले ही कर देना चाहिए था। हालांकि फ्रैंक को यकीन नहीं है कि यह काम करेगा, क्योंकि पोर्टेबल डिरेलस बेकाबू ट्रेन की तेज रफ्तार और भारी वजन को झेलने के लिए काफ़ी मजबूत नहीं हैं। उसके पास एक और आइडिया है। उसने गौर किया है कि बेकाबू ट्रेन के आखिरी डिब्बे का कपला खुला है, इसलिए वे पीछे की तरफ गाड़ी चलाकर अपने इंजन को उस ट्रेन से जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और फिर घुमाव आने से पहले उसे धीमा करने के लिए अपने ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो विल को लगता है कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी और बच्चा खतरे में हैं, तो वो फ्रैंक के साथ जाने को तैयार हो जाता है। दोनों अपने इंजन से डिब्बों को अलग करते हैं और कोनी को अपनी योजना बताते हुए उसे पीछे की ओर ले जाने लगते हैं। कोनी इस खबर से हैरान रह जाती है कि ट्रेन को पटरी से उतारने की तैयारी है, क्योंकि गैल्विन ने उसे कुछ नहीं बताया था और वो उसके फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। हालांकि जब गैल्विन सुनता है कि फ्रैंक क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उनसे बात करने को तैयार हो जाता है और फ्रैंक को धमकी देता है कि अगर वो अभी नहीं रुका तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बात यह है कि फ्रैंक को पहले ही जबरन रिटायरमेंट और आधे फायदों के साथ निकाला जा चुका है। उसे 90 दिन का नोटिस 72 दिन पहले ही मिल गया था। इससे विल को फ्रैंक की उस शिकायत का मतलब समझ आता है कि नए प्रशिक्षु पुराने लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। इसलिए जब गैल्विन उसे भी निकालने की धमकी देता है, तो विल उसे अनसुना कर देता है और फ्रैंक की योजना का साथ देता है। गैल्विन से फ़ोन कटने के बाद वो कोनी को उन्हें रोकने का आदेश देता है, लेकिन कोनी को उनकी बहादुरी पसंद आती है और वो गैल्विन के आदेश मानने का नाटक करती है, जबकि असल में वो उन्हें ट्रेन की लोकेशन और रफ्तार की पल पल की जानकारी दे रही होती है। जैसे ही ट्रेन डिरेलस के पास पहुंचती है, पुलिस इंजन के फ्यूल कट ऑफ बटन पर गोली मारकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन इतनी तेज है कि उनका निशाना चूक जाता है और वे नाकाम रहते हैं। जैसा कि फ्रैंक ने अंदाज़ा लगाया था, डिरेलस ट्रेन को रोकने के लिए काफ़ी नहीं थे और वो बेकाबू ट्रेन उनके ऊपर से ऐसे गुजर गई जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। अब पूरे शहर की सुरक्षा फ्रैंक और विल के हाथों में है और न्यूज़ पर यह बात फैलते ही डासी, उसका बेटा और फ्रैंक की बेटियां स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने अपनों की सलामती की दुआ करने लगे हैं। जब नेड पुलिस वालों को अपने साथ लेकर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है, तब कोनी वना को फ्रैंक से बात करने देती है। उसने सारा हिसाब लगा लिया है और उन्हें सलाह देता है कि ट्रेन को उल्टी दिशा में भगाने के बजाय उन्हें बारी बारी से फुल थ्रॉटल और डायनामिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे शायद थोड़ा काउंटर थ्रस्ट कम हो जाए, लेकिन वे ट्रैक्टिव फोर्स से इसकी भरपाई कर लेंगे।
फ्रैंक को इस आइडिया पर थोड़ा शक होता है, लेकिन वो इसे आजमाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बंदे को पता है वो क्या कह रहा है और कोनी भी उसका साथ दे रही है। जैसे ही वे भागती हुई ट्रेन के करीब पहुंचते हैं, विल बाहर जाने का फैसला करता है और फ्रैंक को हाथ के इशारों और वॉकी टॉकी के जरिए गाइड करता है। जब ट्रेनें आखिरकार एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो फ्रैंक का लोकोमोटिव गलती से उस भागती ट्रेन के डिब्बे की सील तोड़ देता है, जिससे उन पर चारों तरफ अनाज बिखरने लगता है। फ्रैंक फिर से लोकोमोटिव को धक्का देता है। इस बार वो लॉकिंग पिन को छूने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वे अभी भी फंस नहीं रहे हैं। विल दोनों ट्रेनों के बीच कूदने और अपने पैर से पिन को धकेलने का फैसला करता है, जिससे समस्या तो हल हो जाती है, लेकिन वो फिसल जाता है और लगभग गिरते गिरते बचता है। वो रेलिंग पकड़कर वापस ऊपर चढ़ने में कामयाब रहता है, लेकिन अब उसके पैर में चोट लग गई है। जब वो कैब में वापस आता है, तो फ्रैंक उसे अस्थायी रूप से पट्टी बांधने के लिए कुछ टेप देता है। वे उस खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं, इसलिए फ्रैंक वना की बताई गई तकनीक का इस्तेमाल करके रस्साकशी का खेल शुरू करने पर ध्यान लगाता है। वे रफ्तार को थोड़ा कम करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो भागती ट्रेन अपनी गति और वजन से उन पर भारी पड़ जाती है और अभी भी उन्हें अपने साथ खींच रही है। तभी विल को एक आइडिया आता है। उन्हें हर डिब्बे के हैंड ब्रेक लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि विल के पैर में चोट लगी है। फ्रैंक उसे डायनामिक ब्रेक और थ्रॉटल की जिम्मेदारी सौंप देता है और खुद छत पर चढ़कर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे पर कूदते हुए हैंड ब्रेक एक्टिवेट करने लगता है। ट्रैक्शन मोटर्स पर ज्यादा दबाव पड़ने के कारण आखिरकार लोकोमोटिव के ब्रेक फेल हो जाते हैं और ट्रेन फिर से रफ्तार पकड़ने लगती है। वे आने वाले मोड़ से बचने के लिए इंडिपेंडेंट एयर ब्रेक आजमाने का फैसला करते हैं, इसलिए फ्रैंक वॉकी टॉकी पर विल को गाइड करता है और उसे बताता है कि सही तालमेल बिठाने के लिए कब इंडिपेंडेंट ब्रेक मारना है। उनकी मिली जुली कोशिश कामयाब रहती है और भागती हुई ट्रेन बिना किसी बड़े नुकसान के मोड़ पार कर लेती है। अब वे खतरे से बाहर हैं। फ्रैंक फिर से डिब्बों पर कूदते हुए उस ट्रेन की कैब तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी फासला इतना ज्यादा है कि वो कूद नहीं पाता। जब उन्हें लगने लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तभी नैद अपने ट्रक के साथ वहां आ जाता है और दो पुलिस कारों की टक्कर कराते हुए ट्रेन के बगल में रास्ता बनाता है। कोनी से यह पक्का करने के बाद कि यह सुरक्षित है, विल ट्रक के पिछले हिस्से पर कूद जाता है और नैद उसे ट्रेन के अगले हिस्से तक ले जाता है, जहां थोड़ी मशक्कत के बाद विल भागती ट्रेन की कैब में कूदने और आखिरकार ब्रेक लगाकर उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। जब वो ट्रेन से उतरता है, तो पैरामेडिक्स तुरंत उसके पैर का इलाज करते हैं और वो फिर से डासी और अपने बेटे से मिल पाता है। कुछ घंटों बाद वे सभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, जहां फ्रैंक अपनी बेटियों से मिलता है और कोनी भी उन्हें खुद आकर बधाई देती है। सब कुछ खत्म होने के बाद उनका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। फ्रैंक को प्रमोशन के साथ अपनी नौकरी वापस मिल जाती है और बाद में वो पूरे फायदों के साथ रिटायर होता है। विल और डासी शादी कर लेते हैं और वे अपने दूसरे बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। कोनी को गैल्विन के वीपी पद पर प्रमोट कर दिया जाता है, जो उसने अपने गलत फैसलों की वजह से खो दिया था। रयान अपनी चोटों से अच्छी तरह उबर रहा है और ड्यूवी अब एक फास्ट फूड आउटलेट में काम कर रहा है।